हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी क्लासिफिकेशन जो अपन ने चुंबकीय पदार्थ के बारे में कुछ डेफिनेशन देखी थी और क्या क्या देखा था कि इसमें मैग्नेटिक जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसे किससे डिफाइन करते हैं, फिर अपने पास जो बी होता है उससे क्या कहते हैं, फिर जाई को क्या कहते हैं, फिर म्यू आर, ये सब अपन डिफाइन कर चुके थे। अब अपने पास आता है कि इसमें कुछ पदार्थ है, अपने पास तीन तरह के पदार्थ होते हैं। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसे अपन बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ को अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं या तीन टाइप के वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रतिचुंबकीय, एक तो क्या होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है आपके पास अनुचुंबकीय और तीसरा होता है आपके पास फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय। तो इन तीनों पदार्थों का मैंने देखो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दर्शाए है बोर्ड पर। तो इसमें एक एक पॉइंट को अपन एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब कुछ कैसे होता है और एक एक पदार्थ को अपन इसके बारे में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ, ये तीन टाइप के पदार्थ होते हैं। और तीनों टाइप के पदार्थ कैसे होते हैं वो भी अपन इसमें कैसे आप उसको पहचान कर सकते हो कि ये अनुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, जिसे बोलते हैं अपन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं अपन? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो फर्स्ट नंबर बात करते हैं अपन किसकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अब सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि यदि कोई पदार्थ है, क्या है, यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दो या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रख दो। एक टाइप से मैं कह सकता हूं कि कोई भी पदार्थ है उसको आप कहां ले जाकर रख दो, एच में ले जाकर रख दो। एच अपना क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड अपन बाह्य मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, एच ही था। तो यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में आप रखोगे तो वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेगा, प्रतिकर्षित होगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित होगा। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एम और एच की डायरेक्शन यदि वो प्रतिकर्षित हो रहा है, क्या हो रहा है, बाकी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक टाइप से प्रतिकर्षित है, यानी डायरेक्शन क्या है, सेम है या ऑपोजिट है, बताओ। यहाँ पे आप बता सकते हो कि प्रतिकर्षित तो कब होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि कब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने देखो नीचे लिखा हुआ भी है कि जब कोई अधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है और कम चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करता है, एक बल अनुभव करता है। बल भी कौन सा अनुभव कर रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षित बल अनुभव कर रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र में या कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर एक बल अनुभव करते हैं, और वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो एक इसकी डेफिनेशन तो यहाँ से अपन ने लिखी है। ये जो डेफिनेशन लिखनी है ये आपको कहाँ से लिखनी है, यहाँ से लिखनी है। देखो मैं तीनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कंपेरेटिव जब कंपेयर करके पढ़ेंगे तो इसको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर एक बल अनुभव करता है, और वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, चुंबकीय प्रवृत्ति जाई। जाई भी आपने पढ़ा है कि क्या होता है, M/H का अनुपात होता है, वो क्या होता है, जाई होता है। अब मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूं। तो देखो जो जाई होता है या जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जिसे अपन डिफाइन किया था चुंबकीय प्रवृत्ति इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, इसमें ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी जब ऋणात्मक का मीनिंग क्या होगा, एक से तो क्या होगी, छोटी होगी। ऋणात्मक का मीनिंग क्या है आपका, एक से तो क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। फिक्स है तो एक से क्या होगी, यहाँ पे छोटी होगी। यदि मैं बात करता हूँ, देखो अब इसमें ये अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय भी साथ साथ में बात करता जाता हूँ, तो इसमें ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो जब अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें यदि किसी पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ को अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण क्या होगा, ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर एक अल्प बल अनुभव करेंगे। देखो इसमें आपके दो पदार्थ आ रहे हैं, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, प्रतिकर्षित हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात क्या आ रही है कि कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर, एक टाइप से ये आकर्षण की तरह मान सकते हो आप कि कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करता है, अल्प बल अनुभव करता है। क्या करता है, अल्प बल अनुभव करता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी कि वह पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर एक अल्प बल अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है, आपका पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। अब ये तो आप एग्जाम्पल भी जानते हो, कोई भी लोहे की वस्तु होती है उसको आप यदि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक के पास ले जाते हो तो क्या हो जाती है, आपको पता है क्या हो जाती है, आकर्षित यानी आकर्षित होती है, यानी एक दोनों ये लोहे की वस्तु और चुंबक क्या होता है, चिपक जाता है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो क्या कि कोई भी पदार्थ होता है उसको मैं किसी का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं
क्या कर दूं, किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, कम तीव्रता वाला, या फिर ये क्या था, कम चुंबकीय क्षेत्र वाला या कम तीव्रता वाला, कुछ भी लिख सकते हो। कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की और एक प्रबल या स्ट्रॉन्ग बल अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, प्रबल बल कहलाता है। आपने देखो, एक तो लोहे की वस्तु होती है, वो किसी चुंबक के पास ले जाओ, और एक पूर्ण रूप से लोहे की वस्तु नहीं है बट उसमें थोड़ा सा लोहे का कोई अंश है, या ऐसा कुछ पदार्थ होते हैं, ऐसी कोई बहुत सारी वस्तु होती है जिसमें थोड़ा बहुत लोहे का अंश रहता है। एक तो वो आता है, वो पदार्थ आते हैं किसमें, अनुचुंबकीय में, तो वो क्या करेगा, केवल अल्प बल अनुभव करेगा। क्या करेगा, उसको आप क्या करोगे, जब तक चुंबक के पास एकदम पास नहीं ले जाओगे तब तक वो नहीं चिपकेगा। और ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, आपने चुंबक यहाँ रखा है और वस्तु यहाँ पे रखी है, तो आप हाथ चाहे जोर कितना भी लगा लो, वो क्या करेगा, आपस में जाके चिपक जाएगा। तो वो क्या करता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग बल अनुभव करता है। क्या करता है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बल अनुभव करता है। और जब स्ट्रॉन्ग बल अनुभव करता है तो क्या होगा, इसमें प्रबल बल लगेगा या स्ट्रॉन्ग बल लगेगा, और वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। तो इस पॉइंट से तीनों में ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर एक बल अनुभव करता है। फिर जब वह पदार्थ जो किसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, अल्प बल अनुभव करता है, और ये क्या करता है, प्रबल बल अनुभव करता है। तो ये तीनों की क्या बन जाएगी, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब मैंने लिखा है कि इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति जाई जानते हो आप क्या होता है, तो देखो इसका जो जाई होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी जब नेगेटिव होगा तो वो आप जानते हो कि वो एक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये तो आपको क्लियर है। अब एक से छोटा हो सकता है बट वो क्या करेगा, जब नेगेटिव है इसका मतलब वो जीरो से भी छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको आप जीरो कर दो, जीरो से भी छोटा होना चाहिए, तभी तो वो नेगेटिव होगा। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ मैंने देखो वर्ड में लिख दिया, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा, वर्ड में पहले ही लिख दिया मैंने कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। या जाई का मान कैसा होता है, या फिर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। यदि मैं इसके अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए बात करूं तो इसका जो जाई होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक तो होता है पर क्या होता है, एक से छोटा होता है, ये भी कंडीशन ध्यान रखना। इसमें जो जाई का मान है वो क्या है, धनात्मक तो है ही। धनात्मक के होने के साथ साथ क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 0 से 1 के बीच होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, जाई धनात्मक है, धनात्मक के साथ साथ क्या है, वो 1 से छोटा भी है, तो फिर वो क्या कह रहा है कि उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही डिपेंड करेगी। तो ऐसा पदार्थ किस में आएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में। बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ की, तो लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, यहाँ पे क्या देखो, जाई इक्वल टू अत्यधिक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो जाई धनात्मक तो होगा, और यहाँ पे हो सकता है कि जाई की वैल्यू क्या हो, 1 से भी ज्यादा हो सकती है। क्या हो, 1 से भी ज्यादा हो सकती है, यानी इसके कंपेयर में ये क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके कंपेयर में ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरीके से देखो ये आपके पदार्थ लगभग सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, बस ये किसी में कम है किसी में ज्यादा है। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो कुछ प्रॉपर्टी को इसमें कम रखता है और उसके कंपेयर में ये क्या रखता है, ज्यादा रखता है। तो ये जो कहलाते हैं वो क्या कहलाता है, आपके इस टाइप के पदार्थ कहलाते हैं। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके पास, इसकी तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है बट अल्प होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है पर अत्यधिक होती है या 1 से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं अपन चुंबकीय पारगम्यता की, तो ये भी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता में ध्यान रखना कि जो म्यू आर का मान है वो क्या होता है, 1 से कम होता है, इसमें भी म्यू आर का मान 1 से ज्यादा होता है। अब उसमें क्या है, देखो जो थर्ड वाला है वो सेम वही वापस प्रॉपर्टी दे रहा है कि म्यू आर का मान क्या होता है, धनात्मक तो होता है, क्या होता है, धनात्मक तो होता है पर अधिक होता है। क्या होता है, जैसे जाई का मान क्या था, धनात्मक था और अत्यधिक था, तो वैसे म्यू आर का मान भी क्या होता है, धनात्मक और अत्यधिक होता है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको डायरेक्ट याद रखने, इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट एक वैल्यू बेस्ड पॉइंट है, ये सब एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। चुंबकीय प्रवृत्ति एक ऐसा पदार्थ होगा, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति एक ही पदार्थ में नेगेटिव हो सकती है, वो ओनली है प्रतिचुंबकीय। वो क्या, ओनली प्रतिचुंबकीय। बाकी दोनों में तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एक में कम होगी और एक में अत्यधिक होगी। इसमें ही सेम टू सेम कंसेप्ट है म्यू आर का, तो म्यू आर में 1 से कम, 1 से ज्यादा और धनात्मक व अत्यधिक। फिर बात करते हैं कि किन पदार्थों में ये गुण पाए जाते हैं, तो कैसे कैसे पदार्थों में ये गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अतिचालक पदार्थ होता है, उस जितने भी अतिचालक पदार्थ होते हैं अपने पास, उन सब में ये प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें यदि बात करते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण की,
किसकी बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की। तो यदि आपके पास क्या है, सभी पदार्थ में, अतिचालक में सभी पदार्थ में पाया जाता है, तो इसके जो कोष होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पास पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। और जब कोष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हमेशा कितना आता है, शून्य आता है। उसकी वजह से अपन कह सकते हैं कि ये अतिचालक पदार्थ में पाए जाते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ये क्या होता है, अतिचालक पदार्थ में पाया जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में लिखा है कि ये वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इस और लोह चुंबकत्व में भी देखो वही लिखा है मैंने कि उसमें भी वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कोई जैसे एस उपकोष होता है, एस कोष होता है, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी इसके साथ पेयर बनाने वाला कोई नहीं होता, तो ये क्या कहलाता है, आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, देखो ये लगभग जो दो प्रॉपर्टी है ये दोनों एक जैसी है, सभी पदार्थ में पाया जाता है। एक तो ये है अतिचालक कहलाता है, या अतिचालक पदार्थ जो भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शो करते हैं। फिर होता है इसके जो उपकोष होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो देखो मैंने यही बताया कि जो उपकोष यानी जो कक्षक होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जब उपकोष का पूर्ण रूप से भरा होना, क्या होना, उपकोष का पूर्ण रूप से भरा होना, माना कि ये क्या है आपके पास, ये 1s2 है, तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन के रूप में भर दिया। तो इसका जब आप मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे, चुंबकीय आघूर्ण आप निकालना सीख चुके हो, जब इसका आप चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, आपका 0 आएगा। जब इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है उसकी वजह से अपन कहते हैं कि जो ये वाला होगा वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को व्यक्त करेगा। क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें लिखी है कि जब अतिचालक पदार्थ होते हैं उनमें सभी में प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, और जो इसमें उपकोष होंगे, जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वो क्या होंगे, कोष में पूर्ण रूप से भरे होंगे, जिसके कारण न कोई चुंबकीय आघूर्ण आएगा। चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू या चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए सेम वही, जिन पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, बट इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। और लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ ज्यादा होंगे, वो लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं। तो इसमें भी जो, इसमें तो देखो कोष पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी इसमें भी क्या होंगे, आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि हाफ फिल हो, हाफ फिल से भी क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये भी है, बट इसमें संख्या ज्यादा होगी। जब इसमें संख्या ज्यादा होगी तो अपन कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा कैसे हो सकती है। वो अपन को कोई भी नाभिक लेके अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा पदार्थ है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। उदाहरण में लिखा है कि जो निष्क्रिय गैस होती है, जितनी भी निष्क्रिय गैस होगी वो सब किसके में आएगी, आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो निष्क्रिय गैस, एक क्या नोबल धातु, जैसे देखो निष्क्रिय गैस क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये Xc। और नोबल धातु क्या है, AgCu, Au, बिस्मिथ, ये सब क्या आपकी नोबल धातु है। तो ये सब किस में आएगी, आपकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आएगी। और जो आपके पास अर्धचालक होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो भी किस में आते हैं, आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो कौन सा गुण व्यक्त करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा गुण व्यक्त करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण व्यक्त करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, Pt, Al, Cr, Na, मैग्नीज, ये सब एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को व्यक्त करते हैं। और जिसमें लोह चुंबकीय पदार्थ आप जानते ही हो, जिसमें चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है। यानी एक टाइप से मैं लोह चुंबकीय पदार्थ को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, कैसे कि मैंने किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखा, ऐसे पदार्थ को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दिया, फिर मैंने वहां से क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया। क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, पर हटाने के बाद भी वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या क्या था, ये आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे ये मैंने कोई लोहे की वस्तु लाकर रख दी, रखने के बाद क्या हुआ, मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को तो हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, बट उसको तो हटा दिया, बट तो भी ये क्या कर रहा है, चुंबकत्व का गुण व्यक्त कर रहा है। तो भी क्या कर रहा है, ये चुंबकत्व का गुण व्यक्त कर रहा होता है। तो ये क्या कहलाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब इसमें देखो यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल होंगे Fe, Ni और Gd। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो एक देखो, इसमें ये नली भरी हुई दिख रही है कोई आपको, तो
तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनको कोई यू आकार की नली में अपन भर ले, क्या करें, यू आकार की नली में भर ले, और उस नली के एक सिरे को क्या करता हूं मैं, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में ले जाकर रखता हूं। क्या करता हूं, चुंबकीय ध्रुवों को बीच में ले जाकर रखता हूं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यही होगा कि आपके पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ से प्रतिकर्षित का मीनिंग है। तो क्या किया मैंने, जो पदार्थ का विलयन था, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कोई भी पदार्थ का विलयन ले लो, उसको मैंने यू आकार की नली में भर दिया, और नली का एक सिरे को मैंने कहाँ ले जाया, चुंबकीय या ये जो एन और एस के बीच में ले जाके रख दिया। तो इसमें जो ये पदार्थ का जो विलयन था वो क्या हो गया, उसका जो तल है वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाएगा, तो जब इधर वाला तल नीचे जाएगा तो आपको पता है इधर वाला तो बढ़ेगा ही, तो ये क्या होगा, ये तल नीचे चला जाएगा। और किसकी, तो जब ये तल नीचे जा रहा है, इसका मतलब अपन क्या व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो पदार्थ है वो चुंबकीय, ये मैग्नेटिक फील्ड है NS जनरेट कर रहा है, इससे क्या करता है, प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक है, अब अपन इस पे आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड वाला क्या कहता है कि इसमें भी यही आपके पास ये क्या, यू आकार की नली है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ का कोई विलयन लिया, उसको मैंने यू आकार की नली में डाल दिया। यू आकार की नली में डालने के बाद क्या हुआ, उसका एक सिरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ले जाकर रखा, एन और एस ध्रुव के मध्य ले जाकर रखा। तो ये क्या होता है, विलयन का जो तल होता है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये और ये तो सेम प्रॉपर्टी बताएगा, तो ये भी क्या करेगा, एक टाइप से ये वाला जो पैटर्न है वो यहाँ भी फॉलो करेगा। अब इसमें एक डिफाइन और करते हैं कि ये वाला जो है डाईमैग्नेटिक है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये ताप पर निर्भर नहीं करता। और जो पैरामैग्नेटिक है वो ताप पर निर्भर करता है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो इसका जाई होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, 1/T के। किसके होगा, व्युत्क्रमानुपाती ऑफ T या फिर समानुपाती ऑफ 1/T। तो अपन कह सकते हैं कि ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, और ये ताप पर निर्भर तो करेगा बट किसमें, 1/T पे। अब यहाँ पे भी जो लोह चुंबकीय पदार्थ आ रहा है वो भी ताप पर निर्भर तो करता है, बट यहाँ पे देखो आपके पास दो वैल्यू आ रही है, C/T-TC, जिसमें क्यूरी क्या होता है, क्यूरी नियतांक या क्यूरी ताप से भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो वो डेफिनेशन में इन तीनों को लिखाने के बाद इसकी एक अलग से डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसा टेम्परेचर का कोई ऐसी फिक्स वैल्यू होती है, उससे अधिक ताप पर वो क्या बताता है, जब कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्या है आपके पास, कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है और लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसमें यदि अपन ग्राफ बनाए तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो वो अपन वैल्यू पढ़ेंगे। अभी क्यूरी वाइज की अपन अलग से डेफिनेशन लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं एक एक करके, जब वस्तु लिखते हैं तो ये आपको सभी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको आपको यदि तुलनात्मक रूप से लिखना है तब तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, बट मैं थ्योरेटिकली लिखा रहा हूँ आपको, जैसे आपके नोट्स में लिखना चाहिए आपको, वैसे मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछता है कि कंपेरेटिवली बताइए तो आप कंपेरेटिवली बता सकते हो। यदि कंपेरेटिवली नहीं पूछता, वो थ्योरेटिकल पूछता है कि चुंबकीय पदार्थ के वर्गीकरण को समझाइए, तो आपको तीनों पदार्थ के वर्गीकरण समझाने पड़ेंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, टॉपिक लगाइए, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, इसमें लिखो कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सेकंड है अनुचुंबकीय पदार्थ। फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सेकंड है अनुचुंबकीय पदार्थ, और थर्ड है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब फर्स्ट लगाओ वापस प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फर्स्ट लगाओ वापस प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिज्म सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें लिखो डेफिनेशन में, वह पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, वह पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, वह पदार्थ जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात यह अधिक चुंबकीय क्षेत्र के भाग से, अर्थात यह अधिक चुंबकीय क्षेत्र के भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर, अर्थात यह अधिक चुंबकीय क्षेत्र के भाग से
कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर बल अनुभव करते हैं। यह अधिक चुंबकीय क्षेत्र के भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर बल अनुभव करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर लिखना, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। ब्रैकेट में लिख लेना J इज इक्वल टू नेगेटिव। J इज इक्वल टू नेगेटिव। तथा चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर का मान तथा चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर का मान 1 से कम धनात्मक व अल्प होता है। तथा आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर का मान 1 से कम धनात्मक तथा अल्प होता है। 1 से कम धनात्मक तथा अल्प होता है। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में डिपेंड रहेगी। फिर लिखना कि प्रतिचुंबकत्व का गुण सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। और अतिचालकों में प्रतिचुंबकत्व का गुण इतना प्रबल होता है कि अतिचालकों में प्रतिचुंबकत्व का गुण इतना प्रबल होता है कि इन पदार्थों के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अतिचालकों में प्रतिचुंबकत्व इतना प्रबल होता है कि इन पदार्थों के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। और इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार जिन परमाणुओं में उपकोष पूर्णतया भरे रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। उनमें इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। एग्जाम्पल करके लिख लो। सभी निष्क्रिय गैसें सभी निष्क्रिय कैसे, आगे एग्जाम्पल लिख लेना HENEARKRXC, बोर्ड पर लिख रखे एग्जाम्पल। फिर नीचे लिख लेना नोबल धातु और अर्धचालक। आगे एग्जाम्पल भी लिख लेना AgCuAi बिस्मिथ सिलिकॉन जर्मेनियम हीरा। फिर लिखना, यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के घोल को या प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को U नली में भरकर एक भुजा को प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखते हैं, तो उस भुजा में द्रव का तल नीचे गिर जाता है या नीचे चला जाता है। और ये जो यू आकार की नली वाला डायग्राम बनाया हुआ है प्रतिचुंबकीय में, ये बना दो। सेकंड लिखो अनुचुंबकीय पदार्थ।
सेकंड लिखो अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर अल्प बल अनुभव करते हैं। कम चुंबकीय क्षेत्र के भाग से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प बल अनुभव करते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व 1 से कम होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व 1 से कम होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व 1 से कम होता है तथा यह आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मान 1 से अधिक होता है म्यू आर कहाँ से आया था अपना, म्यू अपन में म्यू नॉट लिया था, वहां से अपना क्या आया था, म्यू आर आया था। अपन ने पहले रिलेशन निकाला था बी एच एम और जाई का, वहां आपको पता होगा। फिर लिखो इस प्रकार के पदार्थों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। मैंने क्या बोला था, मिनिमम की बात की थी, तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो सकते हैं, 1। इस प्रकार के पदार्थों के परमाणुओं में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा प्रचक्रण गति दोनों ही के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिचुंबकत्व में कहा था वो ताप पर निर्भर नहीं करता था, और ये ताप पर निर्भर करता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि अनुचुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में भरकर एक नली की एक भुजा को प्रबल ध्रुवों के मध्य रखा जाए, तो उसके द्रव का तल ऊपर आ जाता है। उदाहरण करके लिख लो, जो लिख रखा है PTALCRNA सब कुछ, यानी कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, वही क्या होंगे आपके पास, अनुचुंबकीय होंगे। और एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या बनेगा, आपका लोह चुंबकत्व बनेगा। और यू नली वाला डायग्राम भी बना देना अनुचुंबकीय पदार्थ का। फिर थर्ड लगाओ लोह चुंबकीय पदार्थ।
थर्ड लगाओ लोह चुंबकीय पदार्थ। इसमें लिखो वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, वह पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर, कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर, वह पदार्थ जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं, प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं, प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं। और यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए, और यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो भी इनमें चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित रहता है, तो भी उसमें चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित रहता है, तो भी इसमें चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित रहता है। और इसकी व्याख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के, और इसकी व्याख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के द्वारा की जाती है, और इसकी व्याख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के द्वारा की जाती है। फिर लिखना चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व अत्यधिक होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व अधिक होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व अधिक होता है तथा चुंबकीय पारगम्यता μr का मान भी, तथा चुंबकीय पारगम्यता μr का मान भी धनात्मक व अत्यधिक होता है, धनात्मक व अत्यधिक होता है। नीचे उदाहरण करके लिख लो कि FeNiGd लोह चुंबकीय गुण रखते हैं। उदाहरण करके लिख लो FeNiGd लोह चुंबकीय गुण रखते हैं। फिर नीचे एक नोट करके लिखो, नीचे एक नोट करके लिखो, इसी के अंदर लिखना है लोह चुंबकत्व में। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर रखा जाता है, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर रखा जाता है, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर रखा जाता है तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर रखा जाता है तब वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। और लोह चुंबकीय पदार्थों की, और लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का ताप के साथ परिवर्तन, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का ताप के साथ परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा देते हैं, निम्न समीकरण द्वारा देते हैं जिसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं, जिसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। जिसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या दे रखा है आपके पास, जो टेम्परेचर, ये क्या कह रहा है, एक टाइप से क्यूरी वाइस नियम भी इसे बोल सकते हैं अपन। तो देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसका ग्राफ कैसे आएगा, वो भी बता देता हूँ। क्या आएगा इसमें, जो इसका ये फॉर्मूला है आपका जाई इज इक्वल टू सी टी माइनस टी सी। ये क्यूरी तो क्या कहलाता है, एक टाइप से इसका नियतांक है, जो समानुपाती नियतांक होता है।
यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ यदि मैं बना दूं, ये कोई टीसी है, ये क्या है आपका कोई टीसी है, ये टीसी पॉइंट था, ये क्या था आपका कोई 1/j है, तो ये इसका इस टाइप का ग्राफ आएगा। 1/j कर दूं तो ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा t - TC अपन में c आ जाएगा। तो देखो ये TC है, यदि मैं यहाँ पे इसके इस साइड की बात करता हूँ यानी कम ताप पर बात करता हूँ, तब तो ये क्या होगा आपका लो चुंबकत्व था, तब तो आपका क्या था लो चुंबकत्व रखता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई पदार्थ था, ये लाइन पूरी इस टाइप से नहीं आएगी, ये थोड़ी सी इस टाइप से आएगी, सीधी भी नहीं है, हल्की सी तिरछी है। और क्या है, यदि इसका मान क्या होता है, जो ताप का मान है वो क्रांतिक ताप से ज़्यादा हो जाता है, क्रांतिक ताप से ज़्यादा हो जाता है, तो वो पदार्थ क्या बन जाता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। और जब अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है तब वो क्या कहलाता है, क्यूरी-वाइस नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूरी-वाइस नियम। तो ये जो फॉर्मूला बताया था, ये क्यूरी ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्यूरी-वाइस नियम पड़ा। तो ये आप अलग से जो मैंने नोट में लिखवाया है इसको नीचे लिख लेना कि ये क्या लिखवाया, क्यूरी-वाइस का नियम लिखवाया है। क्या लिखवाया है, क्यूरी-वाइस का नियम लिखवाया है, जो आपके सिलेबस में पर्सनल नाम से दे रखा है क्यूरी-वाइस नियम। तो वहां से मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है। तो ये वैसे आता फेरोमैग्नेटिक में है, बट इसका जब टेम्परेचर क्या हो, क्रांतिक ताप से ज़्यादा की बात करें तो ये पदार्थ किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसमें, अब यदि मैं एक एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये आपका क्या था, हीलियम था। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या रहता है ये 2He4 रहता है। जब इसमें 2He4 की बात करता हूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2। जब ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका जो μL आएगा या म्यू आएगा, टोटल म्यू आएगा, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्पिन के कारण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण भी L की वैल्यू के बेस पे भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए ये वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय। और ये वाले जो आगे वाले एग्जाम्पल है वो सब इसी की तरह व्यक्त होंगे। इसमें जो कोष है वो क्या है, पूर्ण रूप से भरे होंगे। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, मान लो आपको इसका शायद परमाणु क्रमांक पता होगा, Na का कितना होता है, लगभग 11। तो ये क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि कम से कम क्या होना चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कम से कम देखो इसमें ये फुल भरा हुआ है, ये फुल भरा हुआ, p में 3 कक्षक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, फुल भरा हुआ है। क्या बच रहा है, केवल आपका 3s बच रहा है। इसमें केवल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ पेयर बनाने वाला कोई नहीं है, तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अयुग्मित होगा। इसकी वजह से ये क्या होगा, μL की वैल्यू शो करेगा। क्या करेगा, μL की वैल्यू बताएगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण बताएगा। उसकी वजह से ये क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। अब बात करते हैं इसके Fe की। Fe का आपको ध्यान हो, इसका जो परमाणु क्रमांक रहता है कितना रहता है, लगभग कितना रहता है, 26 रहता है। कितना रहता है, 26। जो Fe की बात करें तो सबकी ध्यान देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल समझना है कि ये एग्जाम्पल इसमें क्यों आए, यही एग्जाम्पल इसमें क्यों आए, वो रीजन बता रहा हूँ। 26 है तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और 20 के बाद कितना बचा, 6। कितना बचा, 6। अब देखो डी में कक्षक कितने होते हैं, बताओ डी में कक्षक कितने होते हैं, डी में कक्षक होते हैं कितने, 3 या 5। पी में 3 होते हैं, डी में कितने होते हैं, 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने अपन को, 6। तो 6 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 और 5, और ये क्या हो जाएगा, 6। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 4 है। कितनी है, टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या था, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम से कम कितनी होती थी, 1 होती थी। बट इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। वैसे ये वाली प्रॉपर्टी अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय लगभग एक समान प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। ये कम को बताता है, ये अधिकता को बताता है, बस यही डिफरेंस है। एक ध्यान रखना, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका जो ताप आता है वो क्यूरी-वाइस नियम के बेस पे आता है। और जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो वो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या करेगा, ज्यादा व्यक्त करेगा। ये चुंबकीय आघूर्ण क्या करेगा, कम व्यक्त करेगा इसके कंपेयर में। फिर मैं यदि बात करता हूँ, यदि पदार्थ में से कोई चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दूं तो भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। जब मैं चुंबकीय क्षेत्र हटाऊंगा तो उसको चुंबकत्व का गुण भी क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपके पास 3 टाइप के पदार्थ थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये आपको शायद टॉपिक नहीं दिख रहा होगा, कट रहा है कैमरे से, तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण टॉपिक था। और ये आपका क्या था, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय के बेस पे एग्जाम में हो सकता है इसको एक्सप्लेन करने के बेस पे पूछे, हो सकता है इसका तुलनात्मक अध्ययन पूछे, तो आप लिख सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट रूप से लिखा भी दिया है, और ये जो यू नली वाला था वो भी लिखा दिया है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग आती है उसको मैं आपको एक बार
बता देता हूँ। कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, या तो ये जाई की वैल्यू पूछी जाती है, या ये म्यू आर की वैल्यू पूछी जाती है, या फिर इसमें पूछा जाता है क्या, या फिर इसमें जो ऑफकोर्स पूर्णतः भरे होते हैं, ये 3 चीज़ें पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये 3 चीज़ें पूछी जाती है। और इसमें एक और टर्म आती है कि ये ताप पर निर्भर मैंने नहीं करता, ये वाली टर्म ये भी कई बार पूछी गई है कि ये ताप पर निर्भर नहीं करता। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ताप पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन आ जाते हैं प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लास्ट में दे देगा उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, ये ताप पर निर्भर करता है और ये भी ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पदार्थों का वर्गीकरण। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।